बच्चे ने भेजा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का डाउट है, नोट करिएगा। टू नंबर्स आर इन द रेशियो are in the ratio 5:6. Two numbers are in the ratio 5:6 full stop. If 8 is subtracted from each of the numbers, if 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio is 4:5. The ratio is 4:5. Full stop. Find the numbers. Find the numbers. Find the numbers. तो जरा इसमें देखिएगा, इन्होंने ना ये दो कंडीशन दे रखी हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। तो हम ये कहेंगे लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। सर यहीं पर मुझे आपसे ये पूछना है कि जब उन्होंने कहा है कि these numbers are in the ratio 5:6, तो हमें नंबर को x और y क्यों ले रहे हैं? हमें नंबर्स को 5x और 6x क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है, ले सकते हो, ले सकते हो। जो दो नंबर्स हैं उनको 5x और 6x भी ले सकते हो, वैसे लेकर करना है। यस सर, मैंने वैसे ही किया था, लेकिन मैं आंसर नहीं। ठीक है, वैसे लेकर करते हैं। जब दो नंबर्स का रेशो, ये भी सही है, जब दो नंबर्स का रेशो 5:6 दे रखा है तो क्या हो गया, हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो हो गया 5x और जो सेकंड नंबर है वो हो गया 6x। ये ले लिया। अब हम न्यू केस देखते हैं। इसमें जो नया केस इन्होंने दिया है, इसको जो शुरुआत में दे रखा है इसको केस फर्स्ट बोल दो और इसको बोल दीजिए केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है, शुरुआत में उन्होंने बोला कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों नंबर्स का रेशियो जो है वो 5:6 है। तो हमने फर्स्ट नंबर को 5x मान लिया, सेकंड को 6x माना जा सकता है ऐसे। ठीक है, अच्छा। अब सेकंड केस जो है उसमें उन्होंने बोला इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, मतलब फर्स्ट नंबर 5x है, 5x में से भी 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर है हमारा 6x, उसमें से भी 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5x - 8 अपॉन 6x - 8 इज इक्वल टू 4/5। तो अब जो हमारा नया नंबर आया वो नया नंबर ये आ जाएगा 5x - 8 अपॉन 6x - 8। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, 4/5 हो गया। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद देखिएगा इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और 5 × 5x - 8 इज इक्वल टू 4 × 6x - 8। तो 5 5s are 25x माइनस 5 8s are 40, 4 6s are 24x और 4 × -8 माइनस का 32। अब ये जो 24x है इसको इधर ले आओ। 25x - 24x इज इक्वल टू 40, ये -40 था, इसको उधर ले जाओ तो 40 - 32। तो 25x - 24x कितना हो गया, x, और 40 - 32 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 8 हो गया। तो x की वैल्यू 8 आ गई। देयरफॉर
उन्होंने पूछा क्या था क्वेश्चन में, दोनों नंबर्स बताइए। देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 5x, यानी कि 5 × 8 40, और जो सेकंड नंबर है 6x, 6 × 8 मतलब 48 हो गया। यही दो नंबर हैं, यही दो नंबर पूछे थे, बताइए समझ गए? यस। ठीक है, चलिए। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो क्वाड्रेटिक में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं कोई डाउट आया हो? नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो एक्सरसाइज 4.2 है ना, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। 4.2 बेटा आरडी का या इसका एनसीईआरटी का? सर एनसीईआरटी। मेरे को फोटो भेजना जरा, मेरे पास एनसीईआरटी है किसी के पास अभी? नहीं, फोटो भेजना जरा मेरे को, अभी करवाता हूँ। सर वो बस एक कॉपी उठा के आ जाता है, सब बुक तक भी बात वो तो इतने बड़े बैग में क्या रखा है? हाथ में मुझे नहीं चाहिए। मेरी दोनों कॉपी बैग में उसी में बस। चलिए, क्वाड्रेटिक में वैसे हम लास्ट में क्या कर रहे थे बताएंगे? फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहा था, फिर जब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा था। और एक एग्जांपल कर रहा था। एग्जाम्पल 1 और उसका फर्स्ट पार्ट कराया था बस। बच्चे भी देखते हैं। चलिए, क्वाड्रेटिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ और देखते हैं ज़रा। एनसीईआरटी का है ये लास्ट वाला है क्या, कॉटेज इंडस्ट्री वाला? यस सर, यही बात। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी का कौन सी एक्सरसाइज है? 4.2 का लास्ट है। यस सर, 4.2 का लास्ट। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग इसमें लिख लीजिए एनसीईआरटी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो आप ये देखिएगा, इसमें ये दे रखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। पॉटरी आर्टिकल्स ही जो मतलब मिट्टी का जो बर्तन बनते हैं, जिसमें घड़ा हो गया और कोई छोटा जो वो बनता है चाय पीने वाला, क्या कुल्हड़ हो गया, तो ये सारी चीज़ें। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on that day. Cost of production of each article. Cost of production of each article मतलब हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। फॉर एग्जांपल, हमने एक मटका बनाया, उस मटके की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक मटके की, वो मान लीजिए y रुपीज़ है या x रुपीज़ है, ठीक है। तो 10 मटकों की कितनी हो गई? 10 × x, 10x हो गई, ठीक है। तो वो चीज़ इन्होंने दे रखी है, कंडीशन दे रखी है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, गिवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल cost of production of each article is equal to cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. 3 more than twice the number of articles produced on that day. ये बताइए समझ गए कि नहीं? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर दिन उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, के हर आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना आ रहा है? इट इज़ 3 more than
ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि उस दिन जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उसका ट्वाइस कर दिया, जो आया उसमें 3 ऐड कर दिया, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अब इसमें हमारे लिए आगे इन्होंने दिया है इस क्वेश्चन में, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड भी बताना है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी बताना है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इसको क्या मान लो, x से, और फिर वो क्या बोल रहे हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो क्या हो गया, इसको y मान लीजिए। इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3 + 2x, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, y इज इक्वल टू 3 + 2x। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिएगा और उन्होंने बोला है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे ये कितना है, ₹90। यहाँ तक समझ में आ गया, तो क्वेश्चन में दे रखी है कंडीशन। हाँ जी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, एक आर्टिकल जो है, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट है ₹y, ठीक है, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं, वो x है, तो y × x हो जाएगा, बोलो, ठीक है भाई। एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी हो गई और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, इतने हो गए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। तो हमने क्या करा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू y × x इज इक्वल टू 90। y की वैल्यू मुझे पता है 3 + 2x, तो y की जगह रख दीजिए 3 + 2x into x इज इक्वल टू 90। यहाँ पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। हाँ जी, एक्सपैंड करिए, 3 × x कितना हो गया, 3x प्लस 2x × x कितना हो गया, 2x² इज इक्वल टू 90। अब इस 90 को इधर ले आओ, ये हो गया 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक। अब इसका आपको क्या करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × -90 रफ में करके छोड़ देना, कितना आ रहा है, -180, ये तो -180 हो गया। अब 3 को किस तरह से स्प्लिट करें कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 3 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन आ जाए -180 के बराबर, बोलो। ठीक है, करके देख लेना, 15 12 180 होता है, ठीक है। तो 15x - 12x और लास्ट का टर्म है -90 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2 और 15 में तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो इसमें कॉमन हमने ले लिया x, ब्रैकेट में बचा 2x + 15। अब पहला टर्म 2x लाने के लिए मुझे -6 कॉमन लेना पड़ेगा, -6 कॉमन ले लिया, तो इधर बचा 2x + 15 इज इक्वल टू 0। तो 2x + 15 मल्टीप्लाइड बाई x - 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x + 15 इज इक्वल टू 0 और x - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -15/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, ठीक है, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए, 6 आर्टिकल्स। उसके अलावा उन्होंने क्या पूछा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो लिखिएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 + 2x, तो 3 + 2 × 6 कितना हो गया, 15। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो हर आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 रुपये है, और कितने आर्टिकल्स हैं, उस दिन कितने आर्टिकल्स बने, 6 आर्टिकल्स बने।
समझ में आ गया बेटा, बताइए। यस सर, समझ ठीक है, चलिए जी। इसके बाद बाकी बच्चे बताएं भाई। आकाश, आदित्य, समायरा, विधि, कुशाग्र, सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे के क्वेश्चंस हमने जस्ट एक ही क्वेश्चन करा था इसका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब वही आपका इंटरम स्प्लिटिंग। हाँ जी, तो एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट शायद फर्स्ट ही पार्ट करा था लास्ट टाइम। सेकंड पार्ट देखिए, 8x स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये है, तो इसमें आप ये देखिएगा कि आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आपको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो रफ में करके देखना इसको, 8 को माइनस 21 में मल्टीप्लाई करा तो 8 वन सा 8 और 8 टू सा 16, तो ये हो गया माइनस का 168। ठीक है, अब माइनस 22 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो माइनस 22 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन माइनस 168 के बराबर। अब 168 कोई ऐसा कॉमन सा नंबर तो नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं नंबर्स के। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, जैसे 168 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का एक रूल याद रखना, कई बार दिमाग में आता है अच्छा 4 4 16 4 टू 8, सीधे इसको 4 से कर दो डिवाइड। ठीक है, 4 से नहीं करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि आप उसको सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर, 2 से जस्ट बड़ा प्राइम नंबर क्या है 3, 3 से भी नहीं होता तब आप 5 पर जाएंगे, 5 से भी नहीं होता तब आप 7 पर जाएंगे। ऐसे करना है, डिवाइड ही प्राइम नंबर से करना है, किसी कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करना। समझ रहे हैं? तो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, फिर से 2 से हो रहा है, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, फिर 2 से हो रहा है, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से होगा, मतलब अगले प्राइम नंबर से। 3 7 सा 21, 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो खुद अपने आप से डिवाइड होगा, 7 1 सा 7। अब आप इनके कॉम्बिनेशन बनाकर देखो कि कैसे वो माइनस 22 के बराबर आ जाए। 7 3 सा 21 हो गया, ये है 2 2 सा 4, तो 7 इंटू 4 अगर मैं कर दूंगा, 7 इंटू 2 मैंने एक तरफ कर दिया है ना, और 3 इंटू 2 मैंने एक तरफ कर दिया, तो 7 4 सा हो गया 28 और 3 2 सा हो गया 6। 28 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन 168 ही तो है। समझ रहे हैं? अब ये बताइए 28 माइनस 6 करूँ या माइनस 28 प्लस 6 करूँ? माइनस 28 प्लस 6 करेंगे। पता है मुझे माइनस 22 चाहिए, तो इसलिए बड़े वाले नंबर के साथ में माइनस का साइन आना चाहिए क्योंकि मुझे माइनस 22 चाहिए। मैं क्या करूँगा यहाँ, 8x स्क्वायर में रिमेन एज इट इज, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ये एज इट इज रहेंगे, स्प्लिटिंग केवल मिड टर्म की होती है। तो माइनस का 28x और प्लस का 6x और लास्ट में माइनस 21 इज इक्वल टू 0। बताइए जी, क्लियर है? समझ गए? हाँ, अब आप देखिएगा कि ये होने के बाद में एक बार फिर से वेरीफाई कर लो, माइनस 28 इंटू 6 माइनस 28 प्लस 6 माइनस 22 आ जाएगा, और माइनस 28 इंटू 6 जो है वो तो 168 आएगा ही आएगा, माइनस का 168।
समझ गए? इसके बाद अब देखिए पहले और दूसरे टर्म में क्या कॉमन आ सकता है, बोलो? 4x। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा? 2x माइनस 7, और इधर 3 कॉमन लेंगे तभी 2x माइनस 7 बचेगा, इज इक्वल टू 0। इधर भी 2x माइनस 7 है, इधर भी 2x माइनस 7 है, कॉमन ले लो, ये हो गया 2x माइनस 7। तो इधर क्या बचा? 4x, और इधर क्या बचा? प्लस का 3। तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 7 और 4x इज इक्वल टू माइनस 3। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, तो 7/2 और एक माइनस 3/4, 7/2 और माइनस 3/4। ठीक है, चलिए जी थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट है 9x² माइनस 3x माइनस 2। स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब फिर वही काम करना है कि 9 को आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18 और माइनस 3 कैसे करूँगा? माइनस एक्स प्लस 3x। ठीक है, 9x² माइनस 6x प्लस 3x, माइनस 6x प्लस 3x कितना हो जाएगा? माइनस 3x, और माइनस 6 इंटू प्लस 3 ये हो जाएगा माइनस 18। कई बार जो आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों से गलती हो जाएगी। आप ये ध्यान रखना कि जो ज़्यादातर बच्चों से होती है गलती, वो ये है कि वो लास्ट में भी माइनस 18 लिख देते हैं, ये वाला। ठीक है, अगले स्टेप में होती है ये हमेशा गलती। फर्स्ट स्टेप में तो आप क्वेश्चन लिखेंगे एज इट इज, तो दिमाग में बस ये याद रखना कि हमें स्प्लिटिंग केवल मिड टर्म की करनी है। पहला टर्म और दूसरा टर्म बिल्कुल सेम लिखा जाएगा, उसमें चेंज मत कर देना। ठीक है, तो ये जल्दबाजी में गलती हो जाती है। चलिए, तो अब जैसे 9x² माइनस 6x है, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? 3x। 3x कॉमन ले लिया, तो इधर बचा बेटा 3x माइनस 2, और ये 3x माइनस 2 है ही, तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे? 1 लेंगे, प्लस का 1। तो प्लस 1 कॉमन ले लिया, ये आ गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इधर भी 3x माइनस 2 है, इधर भी 3x माइनस 2 है, तो 3x माइनस 2 ले लो आप कॉमन। जब 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो बेटा इधर बचा 3x और इधर बचा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से 3x इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, 2/3 और माइनस 1/3। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसमें कुछ है नहीं करने के लिए, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं सीधा एग्जाम्पल 3 पर आ रहा हूँ। एग्जाम्पल 2 बिल्कुल इसी के जैसा है। या एक अंतर है, लिखिए पहले एग्जाम्पल 2 ही लिखिए। सॉल्व द फॉलोइंग quadratic equations
solve the following quadratic equations by factorization. तो फर्स्ट है x square minus 9 is equal to 0. x square minus 9 is equal to 0. तो आप ये देखिए कि इतनी कई बार क्या है कि हम बड़ी टफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो कर लेते हैं. मैं इसको छोड़वा रहा था बीच में क्वेश्चन को, पर एक बार कर लेते हैं. इसमें एक चीज़ समझाने वाली है. कई बार क्या होता है कि हम बहुत टफ तो कर लेते हैं, लेकिन ये सीधी जो है ये नहीं होती, आसान है बिल्कुल. देखिए कैसे, जब x स्क्वायर माइनस 9 नज़र आता है मुझे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, है ना. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो बेटा ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. बिल्कुल सही. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देंगे इसको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0. और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0. तो यही तो होता है इसका सॉल्यूशन. तो ये तो सॉल्व भी हो गई सीधे सीधे. तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा, आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो जब x प्लस 3 0 के बराबर हो गया तो प्लस 3 उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू हो गई माइनस 3, और यहाँ से माइनस 3 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो गई, प्लस 3. ठीक है. ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट. सीधा ही था, इसमें कुछ करने को था नहीं, इसलिए छुड़वा रहा था. सेकंड पार्ट भी देख लीजिए, वो भी आसान है. उसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0. तो कई बार ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए सबसे पहले मुझे एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो मिलेगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो मुझे मिल रही है. तो इसको मैं ऐसा करूँगा, एक्स स्क्वायर लिख लूँगा, मतलब एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे. और क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है ना, कई बार ऐसा होता है कि कांस्टेंट टर्म भी हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाती है. तो आप ये देखिए, ये कांस्टेंट टर्म है 16 कांस्टेंट टर्म है, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर हो गया और 16 की जगह मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर. अब जो ये माइनस 8x है, एक बात जरा सोचो, क्या मैं इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है ना, माइनस 2ab की तरह लिख सकता हूँ, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4. माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 हमने दिमाग में करके देखा, हमने कहा अच्छा हाँ ये तो माइनस 8x ही आ रहा है. तो हम इसको लिख देंगे ऐसे, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 इज इक्वल टू 0. तो यही तो इक्वेशन है. तो इसमें आइडेंटिटी लग गई, बन गया, ये आइडेंटिटी बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0. क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक. तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर. अब क्या करेंगे, अब ना थोड़ा सा लगेगा तो ऐसा कि हम तो बच्चों की तरह इसको कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही करना है. x माइनस 4 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये हुआ. होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, द सेम टर्म इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स. ये होल स्क्वायर का मतलब होता है. तो x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4. ठीक. अच्छा, इसका मतलब क्या है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और फिर से वही x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 4. इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स. तो कभी कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतनी आसान नहीं होती कि सामने ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ ये माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा. तो इतनी आसान जो है नहीं आती, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत करी है क्वेश्चंस की, धीरे धीरे टफनेस लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का. तो कई बार हमारे पास ये आता है कि कोई भी हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और वो बोलेंगे शो दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स. तो रियल एंड इक्वल रूट्स में कहीं ना कहीं आप देखना कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. समझ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया. तो रियल एंड इक्वल रूट्स क्या है, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4. तो 2 रूट्स आई, दोनों रियल हैं और दोनों इक्वल भी हैं. तो रियल और इक्वल आपने इस वजह से दिखाना पड़ता है. आप कहेंगे अरे यार ये क्या करना है,
बार बार x माइनस फोर भी 0 के बराबर और दूसरा भी x माइनस फोर इज इक्वल टू 0, तो दोनों एक ही बात तो है, लेकिन उसको दिखाना पड़ता है। तो इसलिए ये आपको 1 2 3 ये एक्स्ट्रा स्टेप्स शायद लग रहे होंगे, समझ गए? तो इस वजह से हम इसको ऐसे लिख कर दिखा देते हैं, ठीक। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 3 पर कर सकते हैं ना, दोबारा बोलो। मिडिल टर्म स्प्लिट। मिड टर्म स्प्लिट करोगे तब भी यही आएगा, तब भी x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर ही आएगा, करके देखो। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हो, मिड टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो, उससे भी यही रिजल्ट आएगा। ये उस पर आप सीधा यहाँ पहुँच जाओगे, x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर। करा किसी ने मिड टर्म स्प्लिटिंग करके यही आ रहा होगा। Example number 3, solve the following by factorization. Solve the following by factorization. First part देखिए, x upon x plus 1 x upon x plus 1 plus x plus 1 upon x plus 1 upon x is equal to 34 upon 15 is equal to 34 upon 15। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, अब इसमें कहीं पर भी आप ये कहेंगे मुझे एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म नहीं मिल रही है, तो देखकर तो समझ में नहीं आ रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसको क्या करते हैं कि एलसीएम लेकर पहले सिंप्लीफाई करते हैं और फिर आप देखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, ये x प्लस 1 है और ये x है, तो दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई नंबर्स तो नहीं है ना। ये नंबर्स होते तो मुझे नंबर्स का पता चल जाता है कि ये नंबर इस नंबर के, ये दोनों नंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर के टेबल में आते होंगे, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हाँ इसका एलसीएम क्या होगा। कई केसेस में हमें एलसीएम निकालना पड़ता है और कई केसेस में हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमें देख के पता चल जाता है कि 4 है और 12 है तो एलसीएम 12 भी होगा, ठीक है। 3 है 2 है तो एलसीएम 6 ही होगा। लेकिन जब ऐसा आ जाता है तो हमें एलसीएम के नाम पर क्या करना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई। तो x जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक्स स्क्वायर फिर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है। ये मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड कर दिया। नीचे x प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स हो गया x इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो गया 2x, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई, तो 34 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया, ठीक। अब देखिएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेंड करेंगे, ये हो गया 34x स्क्वायर प्लस 34x इज इक्वल टू 15 टू ज़ा 30x स्क्वायर प्लस 15 टू ज़ा 30x प्लस 15 इन ज़ा 15। अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ, 34x स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर प्लस 34x
माइनस 30x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 34x स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर कितना हो गया? 4x स्क्वायर। 34x माइनस 30x कितना हो गया? प्लस का 4x और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इतना सारा सॉल्व करने के बाद अब हम पहुंचे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। अब करना होगा मिड टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, करिए। इतना प्यार से चैप्टर चल रहा है। ये क्यों आया? करो। आप लोग करिए, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, पानी पीने मैं भी जा रहा हूँ, भी जा रहा हूँ। हो गया? अरे मैं करूँ ना? मैंने इनका कुछ कर रहे थे जेड क्वेश्चन का। कितना? 6 और 10। देख लो -6 है ना, -6 का स्क्वायर हो गया 36। पहले 10 का ही देख लो, 400 40 +10 आ रहा है। आंसर नहीं है 10 से मिडिल टर्म स्प्लिट ओवर 10 और 6। और एक मिडिल टर्म, मुझे लगा आंसर बता रहे हो। हाँ तो मिड टर्म स्प्लिटिंग तो 10 6 हो ही गया ना, 15 16। करो जल्दी करो, भी अभी तक यहीं तक पहुँचे हो। सर हो गया। हो गया? हाँ भाई, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में क्या वो कुछ स्टाइलस वगैरह से कर रहे हो सर मैसेज आ रहा है। मुझे लगा शायद आजकल वो चल रहा है ना स्मार्ट वर्क, उसी पर। सर फाइनल आंसर 3/2 और -5/2 आ रहा है। कभी बताते हैं 3/2 और -5/2, ये है आंसर। चलिए जी देखिए, 4 × -15 करेंगे। 4 × -15 हो गया माइनस का 60। ठीक है, और फिर 4 को कैसे स्प्लिट करेंगे यहाँ पर? 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x। 10x में से 6x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 4x आ गया। -15 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x। यहाँ बचेगा 2x प्लस क्या? 5। यहाँ से ले लीजिए -3 कॉमन, क्या बचेगा? 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
इसके बाद देखिएगा ये हो जाएगा 2x + 5 2x + 5 × 2x - 3 = 0। तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी -5/2 और एक आ जाएगा प्लस का 3/2। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट चलो छोड़ो, इसके जैसे ही है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है 1/x - 2 1/x - 2 + 2/x - 1 = 6/x। x - 2 और x - 1 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब x - 1 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इधर x - 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × x - 2 = 6/x। न्यूमरेटर में x - 1 + 2x और 2 × -2 -4 अपॉन x × x x², x × -1 -x, -2 × x -2x और -2 × -1 प्लस का 2 = 6/x। तो x + 2x कितना हो गया 3x और -1 -4 हो गया -5 अपॉन x² -x -2x कितना हो गया -3x प्लस 2 = 6/x। तो 6 × x² -3x + 2 = x × 3x - 5। 6 × x², 6x², 6 × -3 -18x, 6 2 = 12 x × 3x कितना हो गया 3x² और x × -5 हो गया -5x। सब कुछ इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में। 6x² -3x² -18x और -5x इधर आकर प्लस का 5x और +12 = 0। 6x² -3x² + का 3x² -18x + 5x = -13x और प्लस का 12 = 0। तो अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली बन गई। अच्छा, और इन क्वेश्चंस को लाइटली मत लेना क्योंकि ये क्वेश्चन भी देखिए ये भी CBSE में आ चुका है 2013 में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग 8th क्लास से करते आ रहे हैं, सॉरी 8th में भी करिए 9th में भी करिए, लेकिन अब जो आप करेंगे उसमें क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड के आएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ये मत सोचना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। LCM में, साइन में कहीं कोई गलती ना हो, ध्यान रखना इसका। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 36। अब 13 को किस तरह से स्प्लिट करूँगी 36 आ जाए, बोलो। बोलो 36 के फैक्टर, अच्छा 1 × 36 36 होता है। 1 और 36 का अगर एडिशन कर दूँ तो 37 आ जाएगा। 1 और 36 का डिफरेंस लेंगे तो 35 आएगा। बात नहीं बनेगी, मुझे चाहिए 13। 2 18 का 36 होता है, तो जब 2 18 का 36 है, 2 और 18 20 और 18 और 2 का डिफरेंस लिया तो 16 आ गया। यहाँ भी बात नहीं बनेगी, मुझे -13 चाहिए। 3 12 का 36, तो 12 और 3 का डिफरेंस क्या होता है 9 और 12 और 3 का एडिशन क्या होता है 15। नहीं बनेगी बात। 4 क्या 6 से नहीं होगा, 4 से होगा। 4 9 का 36, 9 और 4 हो गया 13, ठीक है। तो क्या लिखें आप यहाँ पर, आप लिखिएगा -9x -4x। शायद समझ में आ गया होगा दोनों में मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि मुझे माइनस का 13 चाहिए, ठीक है।
तो -9x माइनस 4x माइनस 13 हो जाएगा, और -9 मल्टीप्लाइड बाई -4 विल बी इक्वल टू प्लस का 36। 3 इंटू प्लस 12 क्या था, प्लस का 36, तो प्लस का 36 ही आना चाहिए। बताओ समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो भाई, क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं फिर। अब देखिएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x, तो इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 3x। तो हम यहाँ पर 3x ले रहे हैं कॉमन, ठीक है, 3x कॉमन ले लिया। तो जब 3x कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या बचेगा, x। तो यहाँ पर x आ गया, और यहाँ पर माइनस का 3, और माइनस 4x प्लस 12 में से क्या कॉमन लें, के अंदर x माइनस 3 बचे, माइनस का 4, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 4/3, दो वैल्यूज आ गई। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 3 के ये एक पार्ट मैंने छोड़ा है, बाकी यार 2 बार करवाए हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी 2 पार्ट्स हैं, एक तो आसान है, कर लेंगे आप, सेकंड करवाता हूँ। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट आसान है, वो छोड़ रहा हूँ मैं। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट है 2x अपॉन x माइनस 3 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 1 अपॉन 2x प्लस 3 और प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है, तो आप ये देखिए x माइनस 3 2x प्लस 3, इन दोनों का एलसीएम ले लो पहले। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, तो एलसीएम के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस 3 और 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2x प्लस 3 इंटू 2x, 2x इंटू 2x प्लस 3 और x माइनस 3 इंटू 1 प्लस का x माइनस 3, और अगला टर्म एज इट इज छोड़ो, 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या दिख रहा है, इसका डिनोमिनेटर में x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 है, और इसके डिनोमिनेटर में पहले से ही x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 दे रखा है। तो यहाँ एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इन दोनों का सेम डिनोमिनेटर है। जब सेम डिनोमिनेटर है दोनों का, तो दोनों के न्यूमरेटर वाली टर्म्स एज इट इज ऐड हो जाएंगी, ठीक है, और कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा। ऊपर वाले को पहले एक्सपेंड करो, 2x इंटू 2x कितना हो गया 4x स्क्वायर, ठीक, और 2x इंटू 3 कितना हो गया 6x, प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन में x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखना कि ये वाला जो टर्म है ना, ये जो डिनोमिनेटर है, ये पूरा का पूरा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक। न्यूमरेटर ही बचा बस 4x स्क्वायर प्लस
6x plus 1x 7x 7x plus 3x 10x और 9 minus 3 हो गया प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करने के लिए 2 ले लो कॉमन, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 उधर चला जाएगा, ठीक है। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग अपने आप कर लेना, बिल्कुल आसान है। 2 3 सा 6, तो 5 को कैसे स्प्लिट करें? सिक्स प्लस सिक्स 2 3 सा 6 हो गया, तो इस प्लस 5 को कैसे स्प्लिट करें? 2x प्लस 3x करेंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा, और प्लस का 2 इंटू प्लस का 3 करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। चल लेना इसको अपने आप। अच्छा ना, केमिकल इक्वेशन का टेस्ट जो वेडनेसडे को बोला था, वेडनेसडे को केमिकल इक्वेशन का टेस्ट नहीं ले रहा हूँ मैं, फ्राइडे को आपका टेस्ट ले रहा हूँ, और टेस्ट होगा रिफ्लेक्शन का। केमिकल इक्वेशन का रिफ्लेक्शन तो सबको करा रहा है, रिफ्लेक्शन का सिर्फ रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन।